किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है। किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है। वो तैयारी कर रहा है किसी ऊंची उड़ान की, और लोग सोच रहे हैं परिंदा हार मान रहा है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए जैव प्रक्रम कक्षा 10 विज्ञान बायोलॉजी जैव प्रक्रम 1 शॉर्ट वीडियो। तो ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आप लोग को भी समझ में आ गया, क्योंकि 1 शॉर्ट आपके बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो आप लोग को पढ़ाई करनी है 1 शॉर्ट वीडियो से। 1 शॉर्ट रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं अगर ये 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो जाए, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में नंबर तो अच्छे आ जाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान जैव प्रक्रम, जिसका सबसे पहला भाग है पोषण, उसके पूरे के पूरे 1 शॉर्ट को देखेंगे, यानी कि होल चैप्टर इन जस्ट 1 वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है। जब दीदी हमें जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है। तो जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेजेस, वे सभी क्रियाएं होती हैं जो कि जीवित प्राणियों के अंदर होती हैं और उनके जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है? अगर आप जिंदा हो तो आपके शरीर में कुछ क्रियाएं चल रही होंगी जिसकी वजह से आप जिंदा हो, तो उन्हीं सभी क्रियाओं को कहते हैं हम जैव प्रक्रम। जैसे कि दीदी को समझ में नहीं आया, उदाहरण दीजिए ना। तो चलिए हम उदाहरण को ले लेते हैं। जैव प्रक्रम इन प्रक्रियाओं में शामिल है, सबसे पहला है श्वसन। ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। सांस लेते हो तभी तो जिंदा हो। जिस दिन सांस ही नहीं रहेगी उस दिन आप भी नहीं रहोगे। तो सांस की वजह से जिंदा हो तो ये भी जैव प्रक्रम हो गया। इसके बाद दूसरा उदाहरण है पोषण, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। भोजन का सेवन, पाचन और अवशोषण, ये सारी चीजें आएंगी पोषण के अंतर्गत। अगला उदाहरण है परिवहन, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन। पोषक तत्वों, गैसों और अन्य पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन। जैसे देखो आपके शरीर में खून है, अगर वो यहाँ से वहाँ जाए ही ना, जम जाए, पूरा जम जाए, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? कभी नहीं। तो इसकी वजह से जिंदा हो। तो ये हो गया हमारा जैव प्रक्रम। इसके बाद अगला है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। आपके शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ है, अगर वो नहीं निकले तो क्या आप जीवित रह पाओगे? कभी नहीं। अच्छी और बुरी चीज़ दोनों एक साथ नहीं रह सकती। आपके शरीर में से जो वेस्ट निकलता है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा तो क्या आप रह पाओगे? वो फट भी सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो अगर आप उसकी वजह से जीवित हो तो वो जैव प्रक्रम है। फिर है संवेदना, सेंसिटिविटी। पर्यावरण में परिवर्तनों का पता लगाना और प्रतिक्रिया देना। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाए, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओ, मर जाओ, तो क्या जैव प्रक्रम होगा? कभी नहीं होगा।
इसके बाद अगला है वृद्धि, ग्रोथ, आकार और आकृति में वृद्धि होती रहती है, बच्चे से बूढ़े होते हो, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, वो भी हमारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत है। फिर है प्रजनन, रिप्रोडक्शन, अपनी तरह की संतान पैदा करने की क्षमता। अगर हम लोग हैं तो अपनी मम्मी पापा के तरीके की हैं, अगर वो लोग प्रजनन नहीं करते तो क्या हम लोग आज यहाँ पर होते? कभी नहीं होते। हम जीवित हैं तो ये सारे जैव प्रक्रम का प्रकार है। ये सभी जैव प्रक्रम एक साथ मिलकर के जीवित प्राणियों के जीवन को संभव बनाते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा पोषण। आखिर पोषण क्या है? पोषण शरीर के बढ़ने, विकसित होने और जीवन के रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन, अवशोषण और उपयोग करने की प्रक्रिया है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण क्या है? तो आपके शरीर के बढ़ने के लिए, विकसित होने और जीवन के रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन जो है और अवशोषण और उपयोग करना, ये सभी पोषण प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। अब हम एक और टॉपिक देखेंगे जो कि है भोजन की आवश्यकता। आखिर हम खाना खाते हैं तो क्यों खाते हैं? नहीं खाएंगे तो क्या नहीं रह पाएंगे? क्या भोजन करना हमारे लिए ज़रूरी है? तो बहुत ज़रूरी है। भोजन की आवश्यकता सभी जीवित प्राणियों के लिए मौलिक है, यानी कि बहुत ज़रूरी है। ये जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा, पोषक तत्व और अन्य आवश्यक पदार्थों का स्रोत प्रदान करता है। खाना ही नहीं खाओगे, जीवित ही नहीं रह पाओगे। तो आप सभी लोग को पता होगा कि क्यों ज़रूरी है। अब भोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो इसके मुख्य कारण कौन कौन से हैं? तो हम जरा सा इसके मुख्य कारणों के बारे में देख लें। तो सबसे पहला है ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये ऊर्जा हमारे दैनिक कार्यों, शारीरिक गतिविधियों और शरीर के सामान्य कार्यों को करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद अगला है शरीर के निर्माण और मरम्मत में सहायता करता है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और अन्य अंगों के विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक है। खाना नहीं खाओगे, शरीर में कोई चीज़ अगर चोट लग गई तो घाव आपका भर ही नहीं पाएगा, नहीं भरेगा तो बीमार रहोगे, मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए भोजन करना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि बेकार खाना खाओ, भोजन करो, स्वस्थ और अच्छा भोजन करो। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं, जिससे कि शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। इसके बाद अगला है शरीर के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देता है। बच्चों और किशोरों के विकास और वृद्धि के लिए संतुलित पोषण आवश्यक है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे और मिडल में होते हैं, किशोर किशोरियां जिन्हें हम कहते हैं, वे ज़रा ज़्यादा खाना खाते हैं और वही जो बूढ़े होते हैं वो थोड़ा सा कम खाते हैं। कारण यही है कि जब आप बच्चे रहोगे, और किशोर किशोरी हम किसे कहते हैं? 11 से 12 वर्ष से जो बच्चा शुरू हो और 18 से 19 साल तक हो, उन लोगों को हम किशोर लड़कों को और किशोरी लड़कियों को कहते हैं। यानी कि बच्चों को और किशोर किशोरियों के विकास के लिए संतुलित पोषण बहुत आवश्यक है। तभी तो हमें कई सारी सुइयां भी लगती हैं बचपन में कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम बहुत अच्छे से रहें।
इसके बाद अगला है स्वस्थ शरीर और मन को बनाए रखता है। संतुलित आहार से शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जिससे कि वो स्वस्थ रह सकता है और मन की स्थिति भी बेहतर रहती है। जब अच्छा खाना खाओगे, अच्छे से रहोगे, आपका मन भी खुश रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो यही सारे कारण हैं जिसके लिए हमें भोजन बहुत ज़रूरी है। अतः भोजन सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे पोषण के प्रकार के बारे में। पोषण के प्रकार। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाते हैं। आप कहोगे कि तब तो हम भी स्वपोषी हैं क्योंकि हम भी अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तो भाई आप खाना बनाते नहीं हो, आपकी मम्मी जो खाना बनाती है उसे खाना बनाना नहीं, खाने को पकाना कहते हैं। वो चावल पहले से ही रखता है, वो केवल उसे पका देती हैं। तो हम लोग स्वपोषी में नहीं परपोषी में आएंगे। वही जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने खाने को खुद ही बनाते हैं अपने पत्तियों में, तो पेड़ पौधों को हम कहेंगे स्वपोषी पोषण। इसमें एक वर्ड आया है प्रकाश संश्लेषण, भले तो इसके बारे में मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। अगला दूसरा प्रकार है हमारा विषमपोषी पोषण, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और उन्हें अन्य जीवों या सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करना पड़ता है। मनुष्य, जानवर, कवक आदि विषमपोषी जीव हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि जब हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते और दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो इस प्रकार के जीवों को विषमपोषी जीव कहते हैं और ये पोषण की प्रक्रिया विषमपोषी पोषण यानी कि हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन कहलाती है। अगर आप लोग को आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही होगी तो इसे एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मेरे गले में दर्द हो रहा है, पर फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियोस को डेली प्रोवाइड कर रही हूँ। अगला है विषमपोषी पोषण भी कई सारा प्रकार का होता है, जिसमें से कि पहला है परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। परजीवी जीव दूसरे जीवों के शरीर पर या अंदर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि जूं, कीड़े आदि। कुछ ऐसे भी तो जीव होते हैं जो कि अपना खाना नहीं बनाते। हाँ, वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं लेकिन दूसरों के शरीर पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे कि हमारे सर में भी जुएं पड़ जाते हैं तो वो परपोषी हो गए, परजीवी हो गए, क्योंकि वो हमारे शरीर पर रह कर के खा रहे हैं। अगला है सहजीवी पोषण, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सहजीवी जीव एक दूसरे के साथ सहयोग करके भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि लाइकेन में शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध। न याद हो तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करने के चक्कर में मत पड़िएगा, जितना पढ़ सकते हैं केवल उतना ही पढ़ लीजिए। बता दे रही हूँ मैं इसलिए क्योंकि अगर बाई चांस आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप उसमें थोड़ा बहुत बना करके ज़रूर लिख पाओ। फिर है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण भी है हमारा एक प्रकार, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। देखो इंग्लिश जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई सारे बच्चे होंगे जो कि 10th के बाद 12th में लेंगे वो बायोलॉजी सब्जेक्ट को, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे टीचर आपको हिंदी में नहीं पढ़ा पाएंगे, वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। कारण ये नहीं है कि उन्हें हिंदी आता नहीं,
आता है, लेकिन अगर आप उससे आगे जाओगे तो सारी चीज़ें इंग्लिश में ही है, इसलिए टीचर आपको पहले से ही इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पहले से जानते रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वरना पता चला उन्होंने कह दिया सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसी को पता है, तो आप लोग बोलोगे नहीं हमें तो नहीं पता। लेकिन अगर हिंदी में पूछते कि मृत जीवी पोषण, तब आप लोग बोलते हाँ पता है। तो आखिर मृतजीवी पोषण है क्या? मृतजीवी जीव सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि कवक और बैक्टीरिया। फिर है प्राणी संभोजी पोषण, ये आखिरी प्रकार मैंने लिया है। इस प्रकार के पोषण में जीव ठोस भोजन का सेवन करते हैं, उसे पचाते हैं और अवशोषित करते हैं, जैसे कि मनुष्य और जानवर। जैसे कि हम लोग भी ठोस प्रकार का खाना खाते हैं और उसे पचा लेते हैं। इस प्रकार पोषण के विभिन्न प्रकार जीवों की विभिन्न आवश्यकताओं और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुए हैं। मैंने बोला था ना कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया आएगी जिसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी, तो वो प्रक्रिया आ गई है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कि हरे पौधे और कुछ अन्य जीव सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले तो एक प्रक्रिया है जो कि पौधों में होती है। और कैसे होती है, सिंपल भाषा में बोलें तो पौधे जो अपना खाना बनाते हैं उसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन आप लोग को ऐसे ही एग्जाम में नहीं लिख देना, आप लोग अच्छे तरीके से लिखोगे। जैसे कि हरे पौधे और कुछ अन्य जीव भी होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा लेकर के, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और जल से कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज लेकर के अपने खाने का निर्माण करते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज उनका खाना ही होता है, इसी का निर्माण करते हैं। जड़ों से जल ले लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य से सूर्य का प्रकाश। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। कौन कौन से चरण हैं? सबसे पहला है प्रकाश अवशोषण। पौधों की पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल नामक वर्णक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। देखो जो पौधे होते हैं उनकी पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, कलर देता है। ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। फिर होता है इसमें जल का अपघटन। अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। ऑक्सीजन गैस के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। ये प्रक्रिया भी होती है। हम जानते हैं कि जल हमारा H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो जल को ये लोग H और ऑक्सीजन अलग अलग तोड़ देते हैं और ऑक्सीजन गैस के रूप में वायुमंडल में बाहर आ जाती है, जिसे कि हम लोग सांस लेकर के अंदर ले लेते हैं। फिर अगला है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण। हाइड्रोजन का उपयोग करके वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ये प्रक्रिया केल्विन चक्र के नाम से जानी जाती है। केल्विन चक्र कहाँ पे चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। हाइड्रोजन का उपयोग करके जो कार्बन डाइऑक्साइड ली रहती है उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देना केल्विन चक्र का प्रक्रिया कहलाता है।
अब प्रकाश संश्लेषण होता क्यों है, इसका क्या महत्व है, तो हम अब इसके महत्व के बारे में देखेंगे। पहला है ऑक्सीजन उत्पादन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस का उत्पादन होता है, जो कि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए आवश्यक है। हमें भी पता है कि अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम जी नहीं पाएंगे। तो ऑक्सीजन मिलती है हमें पौधों से, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनको काटने से भी रोकना चाहिए। फिर है खाद्य श्रृंखला की आधारशिला। प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित कार्बोहाइड्रेट सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत प्रदान करते हैं, जिससे कि खाद्य श्रृंखला की स्थापना होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है वायु प्रदूषण का नियंत्रण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, जिससे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नियंत्रित रहती है। फिर है जलवायु नियंत्रण। प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे कि जलवायु को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ये सभी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक है। गले में मेरे दर्द है, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है बोलने में, तो आप लोग इसे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कि शरीर को स्वस्थ रहने और ठीक से काम करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन, पाचन, अवशोषण और उपयोग करना शामिल है। तो पोषण मनुष्य में क्या है, हमारे मनुष्य में यानी कि हम लोगों में पोषण एक बहुत जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रहने, ठीक से काम करने, पोषक तत्वों का सेवन, पाचन, अवशोषण और उपयोग करने के लिए शामिल है। अब हम लोगों में पोषण कैसे होता है, इसके कितने चरण हैं। तो पहला है अंतर्ग्रहण। इस प्रक्रिया में भोजन को मुंह के माध्यम से शरीर में लिया जाता है। भोजन को दांतों से चबाया जाता है और लार के साथ मिलाकर निगल लिया जाता है। सबसे पहले जब आप खाना खाते हो तो भोजन को उठा करके अपने मुंह में लेते हो, दांतों से चबाते हो, आपके मुंह में भोजन में लार मिल जाता है और फिर आप उसे निगल जाते हो। तो यही प्रक्रिया हो गई हमारी इजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण। फिर है पाचन। जब खा लिए तो क्या होगा, उसका पाचन होगा। पाचन की प्रक्रिया में भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके। ये प्रक्रिया मुंह, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में होती है। तो पाचन हो गया हमारा। कोई पूछेगा पाचन क्या है, तो आप ये वाली डिफिनेशन भी लिख सकते हो कि पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें कि भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके। फिर अगला है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। अवशोषण की प्रक्रिया में पोषक तत्वों को छोटी आंत की दीवारों से रक्त प्रवाह में अवशोषित किया जाता है।
अगला है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। रक्त के माध्यम से पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। फिर है उपापचय। उपापचय की प्रक्रिया में शरीर कोशिकाओं में पोषक तत्वों का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करता है और शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण करता है। फिर है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से गुर्दे, फेफड़े, त्वचा और बड़ी आंत के माध्यम से होती है। मनुष्य को संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें कि सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी शामिल हो। ये सारी चीज़ें हमें लेनी चाहिए। एक ऐसा भोजन जिसमें कि पोषक तत्व लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और पानी रहे। ये सारी चीज़ें दूध में पाई जाती हैं। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप दूध का भी सेवन कर सकते हो। हम लोगों में पोषण का क्या महत्व है? यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि मनुष्य में पोषण के महत्व को दर्शाते हैं। जैसे कि पहला है ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है जो कि दैनिक गतिविधियों, शारीरिक श्रम और शरीर के सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक है। फिर शरीर के विकास और रखरखाव में सहायता करता है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और अन्य अंगों के विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक है। जो पॉइंट मुझे लगता है कि आप समझ सकते हो अपने से भी अच्छे तरीके से, उसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर आप समझ सकते हो तो मेरे बताने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं आप लोग का समय क्यों बर्बाद करूँ। फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं जिससे कि शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। स्वस्थ शरीर और मन को बनाए रखता है। संतुलित आहार से शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जिससे कि वो स्वस्थ रह सकता है और मन की स्थिति भी बेहतर रहती है। इसीलिए संतुलित आहार लेना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक है हमारा मनुष्य का पाचन तंत्र। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग बिल्कुल भी इसे मिस मत करिए। मानव पाचन तंत्र एक जटिल प्रणाली है जो कि भोजन को तोड़कर शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्वों में परिवर्तित करती है। ये प्रक्रिया मुख से शुरू होती है और बड़ी आंत में समाप्त होती है। मैंने आप लोग को ये पहले ही बता दिया था। और अब हम देखेंगे पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो पहला है मुख गुहा। भोजन का सेवन मुख से होता है। मुख में दांत भोजन को चबाते हैं जबकि लार ग्रंथियां लार का स्राव करती हैं जो कि भोजन को नरम बनाती है और पाचन एंजाइमों से युक्त होती है। ग्रसनी। ग्रसनी एक नली है जो कि मुख गुहा को ग्रास नली से जोड़ती है। ये भोजन को निकलने में मदद करती है। आप लोग केवल बस बैठ करके इस लेक्चर को सुनते रहोगे तो भी आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। फिर है ग्रास नली। ये एक लंबी पेशी नली है जो कि भोजन को मुख से आमाशय तक ले जाती है।
फिर है आमाशय। आमाशय एक थैलीनुमा अंग है जो कि भोजन को संग्रहित करता है और इसे आंशिक रूप से पचाता है। आमाशय में पाचक रस होते हैं जो कि भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। फिर है छोटी आंत। छोटी आंत क्या है? ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। कोई पूछेगा कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो छोटी आंत है। इसमें 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, क्षुद्रांत्र और इलियम। छोटी आंत में अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। फिर है बड़ी आंत। ये छोटी आंत के बाद आती है और इसमें 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और मलाशय। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है और अपचित पदार्थ मल के रूप में संग्रहित होते हैं। छोटी आंत हमारे भोजन को बहुत अच्छे से पचा देती है, लेकिन अगर कुछ चीजें बच गई तो बड़ी आंत उसको पचा देती है। यकृत, ये सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि पित्त का उत्पादन करती है। पित्त वसा के पाचन में मदद करता है। कोई पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। पित्त का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये भी यकृत में ही होता है। फिर है अग्नाशय। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि पाचक रसों का उत्पादन करती है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में मदद करते हैं। फिर है पाचन प्रक्रिया। पाचन प्रक्रिया मुख में शुरू होती है और जहां भोजन को चबाया जाता है और लार के साथ मिलाया जाता है। कोई पूछेगा पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से शुरू होता है, जिसमें भोजन को आप चबाते हो और लार को साथ में मिलाया जाता है। लार में एंजाइम होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। भोजन फिर ग्रासनली से होकर ग्रसनी से होकर ग्रासनली में जाता है, जहां ये आमाशय तक जाता है। आमाशय में भोजन को पचाया जाता है और छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। अवशोषित पोषक तत्व रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। अपचित पदार्थ बड़ी आंत में जाते हैं, जहां पानी का अवशोषण होता है और अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में संग्रहित होते हैं। मल अंततः मलाशय से गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मैं थोड़ा सा इसका डेली लाइफ से रिलेटेड बातचीत थोड़ी सी करूं तो क्या है कि पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं कुछ लोग को ये भी हो जाती हैं। पाचन तंत्र से संबंधित कई सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि अपच, कब्ज, दस्त, गैस, एसिडिटी, अल्सर और कैंसर। इन समस्याओं का इलाज दवाओं, आहार परिवर्तन और जीवन शैली में बदलाव से किया जा सकता है। आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहे, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स को भी लिखा हुआ है, जैसे कि संतुलित आहार लें जिसमें फाइबर, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में हो। नियमित रूप से व्यायाम करें। अगर आप व्यायाम नहीं करते तो आप ही की गलती है। तनाव कम करें और पर्याप्त पानी पिएं। धूम्रपान और शराब का सेवन कम करें। निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें? निष्कर्ष में ये पता चला कि मानव पाचन तंत्र एक जटिल प्रणाली है जो कि भोजन को तोड़कर शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्वों में परिवर्तित करती है। स्वस्थ पाचन तंत्र बनाए रखने के लिए
स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन शैली का पालन करना आवश्यक है। अब हम देखेंगे मानव की जीभ के बारे में। मानव की जीभ जिसे हम जिह्वा भी कहते हैं, ये एक लचीली पेशीय संरचना है जो कि मुख के फर्श पर स्थित होती है। ये विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को करती है, जैसे कि पहला है स्वाद अनुभव। जीभ की सतह पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो कि विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, उमामी इत्यादि का पता लगाती हैं। आपने कभी सोचा कि आप इतने प्रकार की चीज़ें खाते हो, मीठी, तीखी, खट्टा, नमकीन, आखिर पता कैसे चलता है? तो ये होता है हमारी प्यारी सी जीभ के कारण स्वाद का अनुभव। अगला है भोजन चबाने और निगलने में सहायता। जीभ भोजन को चबाने और मुंह को पीछे की ओर धकेलने में मदद करती है, जिससे कि निकलने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। जीभ के द्वारा ही तो हम अपने खाने को आगे पीछे इधर उधर करते रहते हैं। जिससे कि हमारे भोजन चबाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। फिर है भाषण। जीभ विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है लार ग्रंथियों को उत्तेजित करना। जीभ लार ग्रंथियों को उत्तेजित करती है, जिससे कि लार का स्राव बढ़ता है, जो कि भोजन को नरम बनाने और पाचन में मदद करता है। फिर है स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं छोटे छोटे उभार होते हैं जो कि जीभ की सतह पर पाए जाते हैं। प्रत्येक स्वाद कलिका में स्वाद कोशिकाएं होती हैं जो कि विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। फिर हम एक और हेडिंग छोटी सी देख लेंगे, स्वाद का अनुभव। जब हम कोई भोजन खाते हैं तो भोजन के रसायन लार में घुल जाते हैं। ये रसायन स्वाद कलिकाओं में मौजूद स्वाद कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं। उत्तेजना तंत्रिका आवेगों के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचती है, जहां स्वाद की पहचान होती है। स्वाद के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं? हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि जीभ के विभिन्न क्षेत्रों में सभी स्वादों के रिसेप्टर होते हैं। ये एक आम गलत धारणा है कि जीभ के विभिन्न क्षेत्रों में केवल एक ही प्रकार का स्वाद होता है। ऐसा नहीं होता। अगर एक ही प्रकार का स्वाद होता तो आप जो 4-5 प्रकार के स्वादों को पता करते हो वो कैसे पता चल पाता? तो जब जीभ हमारी इतनी अच्छी चीज़ है तो हमें इसकी देखभाल भी करनी चाहिए। जीभ की स्वच्छता बनाए रखना मुंह की स्वस्थता के लिए महत्वपूर्ण है। जीभ को नियमित रूप से ब्रश करें या जीभ क्लीनर का उपयोग करें। धूम्रपान और शराब का सेवन कम करें क्योंकि ये जीभ को प्रभावित कर सकते हैं। निष्कर्ष में हम क्या निकालेंगे कि मानव की जीभ एक बहुमुखी अंग है जो कि स्वाद, अनुभव, भोजन चबाने और निगलने, भाषण और लार के स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीभ की स्वच्छता बनाए रखना मुंह की स्वस्थता के लिए आवश्यक है। मानव यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। यहाँ पे रहेगा यकृत जो कि छूट गया है। मानव यकृत
मानव यकृत शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये शरीर के दाहिने ऊपरी हिस्से में पसलियों के नीचे स्थित होता है। यकृत शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और कई महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। यकृत के कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पाचन। यकृत पित्त का उत्पादन करता है जो कि वसा के पाचन में मदद करता है। पित्त छोटी आंत में जाता है और वसा के छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, जिससे शरीर द्वारा उनका अवशोषण आसान हो जाता है। फिर है शर्करा का चयापचय। यकृत रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है और जब रक्त शर्करा का स्तर कम होता है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। यकृत लीवर इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसीलिए मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। फिर है प्रोटीन का चयापचय। यकृत प्रोटीन के चयापचय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है जो कि गुर्दे द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर है विसरण। यकृत रक्त से विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करता है। ये दवाओं, शराब और अन्य हानिकारक पदार्थों को तोड़ता है और उन्हें शरीर से बाहर निकालता है। कितना अच्छा अच्छा काम करता है ये। ऐसी ही अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बारे में एग्जाम में आएगा तब लिख दीजिएगा। यकृत रक्त को छानता है और लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है और रक्त को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करता है। फिर है रक्त भंडारण। यकृत रक्त का भंडारण भी करता है। जब शरीर को अधिक रक्त की आवश्यकता होती है तो यकृत रक्त के रक्त प्रवाह में छोड़ता है। विटामिन और खनिजों का भंडारण। यकृत विटामिन ए, डी, ई और के साथ साथ खनिजों जैसे कि लोहा और तांबे का भी भंडारण करता है। अब हम थोड़ा सा यकृत की समस्याओं के बारे में भी देख लेंगे। यकृत कई समस्याओं से प्रभावित हो सकता है जैसे कि हेपेटाइटिस, सिरोसिस, यकृत कैंसर और फैटी लीवर। इन समस्याओं का इलाज दवाओं, आहार परिवर्तन और जीवन शैली में बदलाव से किया जा सकता है। यकृत इतना इम्पोर्टेंट है तो दीदी हम इसकी देखभाल कैसे करेंगे? यकृत की देखभाल करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना आवश्यक है। इसमें संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, तनाव कम करना, पर्याप्त पानी पीना और धूम्रपान और शराब का सेवन करना भी शामिल है। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकला ये कि यकृत एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो कि कई महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। यकृत की देखभाल करना आवश्यक है ताकि ये स्वस्थ रहे और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करे। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा गला दर्द कर रहा है, फिर भी अब मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ, तो आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसे पूरा करवा दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी तो ज़रूरत होगी ना इस समय में 1 शॉट वीडियोस की। और डेली शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाती रहती हूँ।
और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।